तो हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जोसोड में। देखिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे है ना टॉप 50 क्वेश्चंस है ना, जो कि बिलोंग करते हैं इंडियन जियोग्राफी से। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और देखिए, ये जितने भी क्वेश्चंस आप आज हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में, ये बेसिकली जो मैंने बुक का अनबॉक्सिंग करा था एफसीआई वॉचमैन के लिए। आई होप आप सभी को ये जो है वॉचमैन भर्ती है ना, भर्ती परीक्षा, ये जो बुक है वो आपको दिखाई दे रहा है। इसी से हम लोग कवर करेंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ के एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। और देखिए, इस वीडियो को पीडीएफ फाइल आपको एक ही शर्त में मिलनी है, जो भी कैंडिडेट मतलब जितने भी आप वीडियो को शेयर करेंगे, प्लस जितनी जल्दी आप 100 लाइक कंप्लीट करेंगे और वीडियो को जितना ज़्यादा पूरा देखेंगे, आपको उतनी ही जल्दी पीडीएफ फाइल मिलनी है। तो ये डिपेंड करते हैं आप लोग के ऊपर। देखिए, वीडियो टारगेट बेस्ड ज़रूर है, लेकिन क्या है, मैं भी आप लोग के लिए इतना अफोर्ड कर रहा हूँ, तो इतना तो बनता है कि आप लोग 100, क्योंकि मेरे को पता है हज़ारों में व्यू आने वाले हैं। तो प्लीज़ 100 लाइक ज़रूर करिएगा। और देखिए, अगर इस वीडियो के मतलब इस बुक की कंप्लीट पीडीएफ फाइल आपको चाहिए, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल दिया गया है, उसको पढ़िए और आप इस पीडीएफ को पा सकते हैं। ओके, तो फिर चलिए लेट स्टार्टेड करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। और प्लीज़ एंड तक ज़रूर बनिएगा, पेशेंस रखिएगा, सारा चीज़ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके मैं बताने वाला हूँ। तो फिर चलिए देखते हैं कौन कौन से टॉप 50 एमसीक्यू है जो इस बुक में मेंशन है और बिलोंग करते हैं जो इंडियन जियोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो फिर चलिए लेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे चलिए आपके लिए ज़ूम इन कर देता हूँ मैं, है ना, बढ़िया अच्छे से देखिएगा। है ना, ये जो है एमसीक्यू है ना, सारे के सारे क्वेश्चन जो है वस्तुनिष्ठ प्रकार के हैं। है ना, थोड़ा सा और मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ये जो है पूरा भूगोल का क्वेश्चन है, इंडियन ज्योग्राफी का। है ना, तो यहाँ पे पहला सवाल पूछा गया है कि भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? क्या आंध्र प्रदेश का, महाराष्ट्र का, गुजरात का या फिर तमिलनाडु का? है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुजरात का। तो ये देखिए, भारत है ना, भारत के गुजरात राज्य का समुद्री तट जो है सबसे अधिक लंबा है। ओके, सो अगला नंबर का सवाल है, दूसरा नंबर का सवाल है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है ना कहाँ स्थित है? क्या कन्याकुमारी में स्थित है, बड़ा है ना, बड़ा निकोबार में स्थित है, या फिर लक्षद्वीप में, या फिर चेन्नई में? और देखिए, ये जो सारे क्वेश्चंस है ना, ये बाकायदा रिसर्चड क्वेश्चन है जो कि बुक में ही मेंशन है। तो मैं अपने से कोई भी क्वेश्चन इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। आई होप आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। ओके, तो आपको बताना है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है। ठीक है, कन्याकुमारी में, बड़ा निकोबार में, और या फिर लक्षद्वीप में, या फिर चेन्नई में? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, है ना, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बड़ा निकोबार में। है ना, जो अंडमान निकोबार है वहाँ पे जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है वो स्थित है। देखिए, किसी क्वेश्चन में किसी कोई डाउट हो या फिर कोई क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो प्लीज़ उसका आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन है भाई, बुक में मेंशन है, तो इसी का हम लोग रियलाइज़ कर रहे हैं, रिवाइजिंग कर रहे हैं। जैसे बुक वगैरह कंप्लीट होता है, फिर उसके बाद तो हमारी जो कंटिन्यू क्लासेस चलनी है वो ज़रूर चलेंगी। ओके, सो उसके बाद यहाँ पे थर्ड नंबर का सवाल है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? देखिए, तो इसका तो आई होप आप सबको इसका आंसर पता ही पता होगा। बहुत ईजी लेवल का सवाल है कि क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो है राजस्थान। ठीक है, उसके बाद है कि निम्नलिखित अक्षांशों में से कौन भारत से होकर गुजरता है? ठीक है, निम्नलिखित अक्षांशों में से कौन भारत से होकर के गुजरता है? क्या भूमध्य रेखा, उत्तर ध्रुव वृत्त, या फिर मकर रेखा, या फिर कर्क रेखा? है ना, तो भारत से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना, चौथा नंबर का सवाल है ऑप्शन नंबर सी, मकर रेखा। ठीक है, सॉरी दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा कर्क रेखा। और आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ओके, अब यहाँ पे अगला सवाल है, देखिए कर्क रेखा के बारे में ही है अगला सवाल जो है। कर्क रेखा, है ना, आपको बताना है कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? भारत के ऊपर, है ना, भारत के ऊपर से होकर गुजरती है, या फिर भारत के नीचे से गुजरती है, या फिर भारत के मध्य से गुजरती है, या फिर भारत से कोई संबंध नहीं है इसका? है ना, तो पांचवा नंबर का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के मध्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा। अब देखिए भाई, दो फैक्ट क्लियर हो गई कि भारत से आपको इतना तो श्योरिटी मिल गया ना कि भारत में जो है कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। वो भी कहाँ से होकर गुजरती है? मध्य से गुजरती है भारत के। अब आपको बशर्ते क्वेश्चन का ये जवाब देना है कि जो कर्क रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ओके, उसके बाद देखिए अगला नंबर का सवाल है, छठवां नंबर का, कि भारत की सबसे लंबी भू सीमा निम्नलिखित में से किस देश के साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ, नेपाल के साथ, या फिर बांग्लादेश के साथ? ओके, तो छठवां नंबर का बहुत ही ईजी और बहुत ही अच्छा सवाल है कि भारत की जो भूमि है ना वो सबसे ज़्यादा, है ना, बांग्लादेश के साथ लगती है। मतलब जो भारत की सीमा है वो सबसे ज़्यादा मतलब मिट्टी वाली जो ज़मीन है वो बांग्लादेश के साथ
साथ अपना बॉर्डर जो है शेयर करती है। ओके, अब यहाँ पे अगला और 7वां नंबर का सवाल है कि भारतीय मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है, कितने घंटे का अंतर है आपको बताना है भारत मानक समय और ग्रीनविच समय में। क्या 4.5 घंटा का अंतर है, 5 घंटे का अंतर है, या फिर 5.5 घंटे का, या फिर 6 घंटे का। ओके, तो जो 7वां नंबर का है, 7वां नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। 5.5 घंटे का अंतर है भारतीय मानक समय और ग्रीनविच समय में। ओके, सो उसके बाद है अगला नंबर 8वां नंबर का सवाल है कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से, है ना, विश्व में कौन सा स्थान है। भाई बहुत ही अच्छा और इजी लेवल का सवाल है। देखिए जीके के क्वेश्चन, जीके के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छे और शानदार शानदार क्वेश्चन आपको इस बुक में देखने को मिलेंगे। तो जो भी कैंडिडेट परचेज करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल मेंशन है। ओके, तो यहाँ पे भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि में विश्व में कौन सा स्थान है ना। क्या 5वां स्थान है, 7वां स्थान है, 10वां स्थान है, या फिर 12वां स्थान है। तो है ना 8वां नंबर का सवाल है ना 8वां नंबर का सवाल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि में विश्व में 7वां स्थान हासिल है भारत को। ओके, उसके बाद क्या है अगला 9वां नंबर का सवाल है। यहाँ पे 9th वाले क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं तीनों देशों से मिलती हैं, है ना। तीनों देशों से मतलब है ना, यहाँ पे आप लोग समझ जाएंगे, है ना। तीनों देशों की सीमाएं से अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर शेयर करती, तो आपको बताना है वह कौन सा स्टेट है। क्या अरुणाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, या फिर झारखंड है। ठीक है, तो देखिए जो इंडिया मैप को अच्छे से फॉलो करते होंगे उनको तो पता ही चल जाएगा, वो आराम से इसको कट ऑफ कर सकते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ और झारखंड ये तो किसी के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करते नहीं है, ये तो हमारा निचला वाला हिस्सा हो गया। ठीक है, यानी कि जो मिडवे में है, जो मध्यस्थ में है वो। तो अब हमारे पास क्या बचता है, 2 ऑप्शन बचते हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा वो सही आंसर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो अरुणाचल प्रदेश है ना, वो 3 देशों के साथ अपनी जो है 3 इंटरनेशनल जो बॉर्डर है वो शेयर करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर का है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। मेघालय की, त्रिपुरा की, मणिपुर की, या फिर मिजोरम की, है ना। तो 10वां नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मणिपुर जो राज्य है उसका सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगता। इसके अलावा जो 3 और राज्य हैं जैसे मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन ये जो है तीनों स्टेट, मतलब तीनों जो स्टेट्स हैं वो अपनी जो बॉर्डर है वो बांग्लादेश के साथ शेयर करती हैं। ओके, इसके बाद है 11वां नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से, है ना, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में कौन भूमिबद्ध नहीं है ना। आपको बताना है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन जो है भूमिबद्ध नहीं है। क्या पश्चिम बंगाल नहीं है, बिहार नहीं है, गुजरात नहीं है, या फिर केरल नहीं है। जी हाँ, ठीक है, तो इसका 11वां नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो बिहार है ना, बिहार है वो भूमिबद्ध नहीं है। उसके बाद है कि अगला 12वां नंबर का सवाल है कि भारत और चीन के उत्तरी, है ना, भारत और चीन के उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है ना। देखिए भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है। क्या डूरन रेखा करती है, मैकमोहन रेखा करती है, या फिर रेड क्लिफ रेखा करती है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12वां नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के मध्य जो बॉर्डर है उनका सीमांकन करती है। ओके, देखिए और ये जो सारी चीज़ें मैं आपको जो अभी पढ़ा रहा हूँ ना उनके बारे में डेडिकेटेड लेक्चर सीरीज, जैसे ये टॉप 50 क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी के कंप्लीट होते हैं उसके बाद एक लेक्चर सीरीज करके भी आपको मिलेंगी, जिसमें ये सारा चीज़ है आप लोग को आराम से मिलने वाला है। देखिए ये बुक सीरीज का फर्स्ट डे है, तो मैंने सोचा क्यों ना MCQ से स्टार्ट करा जाए, ताकि आप लोग की भी दिलचस्पी जो है बनी रहे, आप लोग का इंटरेस्ट भी यहाँ पे बना रहे। ठीक है, उसके बाद 13वां नंबर का सवाल है कि पश्चिमी घाटों के मालाबार तट पर स्थित माहे निम्नलिखित में से किसका भाग है। आपको बताना है जो माहे हैं, है ना, वो किसका भाग है। क्या केरल का भाग है, महाराष्ट्र का भाग है, पांडुचेरी का भाग है, या फिर तमिलनाडु का भाग है माहे, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना, 13वां नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। पुडुचेरी का जो माहे जो है पुडुचेरी का भाग है। ओके, उसके बाद यहाँ पे है 14 नंबर का है। यहाँ पे देखिए एक जगह आपको दिया मतलब भौगोलिक उपनाम, उसके बाद उनसे रिलेटेड स्थान। तो आपको बताना है कि कौन सा जोड़ी जो है वो बिल्कुल सही है ना। क्या बंगाल का शोक दामोदर घाटी को कहा जाता है, या फिर महलों का शहर कोलकाता को, 7 टापुओं का नगर मुंबई, और यहाँ पे मंदिरों एवं घाटों वाराणसी, है ना। तो देखिए
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग आराम से फाइंड आउट करिएगा। पहले इसको वीडियो को पॉज करिएगा, फिर अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद आप लोग इसको आराम से पढ़ सकते हैं, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। आई होप आप सभी इसको सही करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए, चलिए फिर अगला नंबर का सवाल है ना। अगला नंबर का सवाल देख लेते हैं। 15 नंबर का है कि न्यूमर, है ना, न्यूमूर द्वीप कहाँ स्थित है। आपको बताना है कि न्यूमूर, है ना, न्यूमूर जो आइसलैंड है ना, वो कहाँ पे स्थित है ना। न्यूमूर आइसलैंड मतलब लैंड जो है वो कहाँ पे स्थित है। क्या अरब सागर में स्थित है, हिंद महासागर में स्थित है, बंगाल की खाड़ी में स्थित, या फिर मन्नार की खाड़ी में स्थित है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 नंबर सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बंगाल की खाड़ी में न्यूमूर द्वीप जो है, न्यूमूर द्वीप जो है वो स्थित है। ओके, सो अगला नंबर का सवाल है। देखिए, एक पेज क्या है एक्स्ट्रा इंक्लूड हो गया था, पता नहीं मैंने उसको डिलीट करा, लेकिन डिलीट नहीं हुआ। ओके, सो आज का अगला नंबर का सवाल है, 16वां नंबर का सवाल है कि भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है। क्या भारत का प्राचीनतम पर्वत हिमालय पर्वत है, विंध्याचल पर्वत है, अरावली पर्वत है, या फिर नीलगिरी पर्वत है। ओके, तो 16वां नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अरावली। अरावली पर्वत जो है भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत है। ओके, उसके बाद देखिए, अगला 17वां नंबर का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। आपको बताना है कि भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। केटू गाढवी आसन है, कंचनजंगा है, नंदा देवी है, या फिर एवरेस्ट है। ठीक है, तो 17वां नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, केटू गाढवी आसन। उसके बाद भारत का सेकंड सर्वोच्च पर्वत चोटी है कंचनजंगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, अगला नंबर का सवाल है, काफ़ी बेहतरीन है कि निम्नलिखित युग्मों में से किसका सुमेल सही नहीं है। ठीक है, आपको बताना है यहाँ पे क्या बोमडिला अरुणाचल प्रदेश से सही सुमेल नहीं करता, या फिर नाथुला सिक्किम से, या फिर भोर घाट हिमाचल प्रदेश से, या फिर पाल घाट केरल से। जी हाँ, तो 18वां नंबर का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, है ना, जो भोर घाट है वो हिमाचल प्रदेश में नहीं है। ओके, सो अगला नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से, है ना, 19वां नंबर का सवाल है, बढ़िया ध्यान से और आराम से सुनिएगा, आपको सारा अच्छे से बताने वाला हूँ कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से नहीं जोड़ता है। आपको एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूँ कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ठीक है, लेह से जोड़ता है, आपको बताना है क्या जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा, या फिर बोनल, है ना, बोलल, है ना, बोलन दर्रा, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 19वां नंबर का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जोजिला दर्रा जो है वो श्रीनगर को लेह के साथ जोड़ता है। लेह, है ना, दोनों श्रीनगर और लेह को कनेक्टेड करता है कौन सा दर्रा, जोजिला दर्रा। उसके बाद देखिए, 20वां नंबर का सवाल है कि सुंदरवन है ना, सुंदरवन विश्व का प्रसिद्ध डेल्टा की नदियों से संबंधित है। गंगा और ब्रह्मपुत्र से, गंगा और दामोदर से, कृष्णा और कृष्णा नदी से, या फिर पद्मा और सुरमा नदियों के डेल्टा से। जी हाँ, तो आज का 20वां नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा और ब्रह्मपुत्र से, है ना। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के दोनों के मेल से क्या बनता है, सुंदरवन का डेल्टा बनता है, जो कि विश्व का प्रसिद्ध और सबसे बड़ा डेल्टा है। ओके, सो आज का 21वां नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। तो देखिए, बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा सवाल है। जो नदियों के बारे में पढ़ते हैं इंडियन जियोग्राफी पर्सपेक्टिव से, जिन्होंने एनसीईआरटी को कवर करा है, वो इसका आंसर आँख बंद करके दे सकते हैं केवल क्वेश्चन को सुनकर ही, है ना। तो इसका सही, है ना, क्या महानदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, या फिर रावी नदी है, या फिर चेनाब नदी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 21वां नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थल है वो भारत में नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगला नंबर का सवाल है कि भारत में सबसे लंबी नदी भारत में बहने के अनुसार है। ठीक है, कौन सी है भारत में सबसे लंबी नदी, भारत में बहने के अनुसार सबसे कौन सी है, आपको बताना है। क्या यमुना है, सिंधु है, गंगा है, या फिर ब्रह्मपुत्र है। तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो गंगा नदी है वो भारत की सबसे लंबी नदी है, बहने के अनुसार है ना। उसके बाद क्या है, 23वां नंबर है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जिसका वन आच्छादित क्षेत्रफल जो है सर्वाधिक है। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, क्या मध्य प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, केरल है, या फिर असम है ना। तो 23वां नंबर का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश वह राज्य है जिसका वन आच्छादित क्षेत्रफल सर्वाधिक है। ओके, सो उसके बाद 24वां नंबर का सवाल है
भारत में उष्णकटिबंधीय, है ना, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में, केरल में या फिर ओडिशा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24वां नंबर का ऑप्शन नंबर सी, केरल में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ओके, सो 25वां नंबर का सवाल है कि भारत में मरुस्थल की राजधानी किसे कहा जाता है? बढ़िया, और काफ़ी इजी सवाल है, इसलिए मेरे को हंसी आ गई, है ना, कि भारत में मरुस्थल की राजधानी किसे कहा जाता है? उदयपुर को, जैसलमेर को, जयपुर को, है ना, या फिर पालाम, है ना, पालामऊ को, है ना, पालामऊ को। तो 25वां नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैसलमेर को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है। ओके, सो आज का हमारा 26वां नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक है? बहुत ही अच्छी और शानदार मेरे को लगता है कि क्वेश्चन है, जो कि 10th हिसाब से जिसका इसका लेवल है ना, अगर मेरे को लगता है कि एग्ज़ाम जो 10th लेवल के स्तर पे ले रहे हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एग्ज़ाम में भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सिलेक्शन जो भी वीडियो देख रहे हैं वो कैंडिडेट अच्छे से ले सकते हैं, अगर इस टाइप की क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं तो। ओके, तो आपको बताना है कि भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? क्या असम है, तमिलनाडु है, अरुणाचल प्रदेश है या फिर पश्चिम बंगाल है? ठीक है, तो 26वां नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम। ठीक है, उसके बाद 27वां नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में कौन सी नकदी फसल में अधिकतम विदेशी मुद्रा निर्यात से प्राप्त होती है? क्या तंबाकू, जूट, गेहूं या फिर चाय? है ना, तो 27वां नंबर का ऑप्शन जो हो जाएगा बिल्कुल भाई ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चाय से। क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा चाय की उत्पादन भी कहाँ होती है? असम में। इसलिए चाय जो है एक नकदी फसल है जिसमें अधिक मात्रा में हम लोग निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, और हमें बहुत अधिक मात्रा में मुद्रा भी प्राप्त होती है। ठीक है, आज का 28वां नंबर का सवाल है कि रबर के उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है ना, तो क्या तमिलनाडु भारत का अग्रणी राज्य है जो रबर है प्रोडक्टिविटी में, या फिर असम है, केरल है या फिर कर्नाटक है? तो 28वां नंबर का, है ना, जो 28वां नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केरल जो है भारत का अग्रणी राज्य है रबर के उत्पादन में। ठीक है, उसके बाद देखिए 29वां नंबर का सवाल है, कांच की चूड़ियों के उद्योग के लिए, है ना, मुर्शिदाबाद प्रसिद्ध है, फिरोजाबाद प्रसिद्ध है, आगरा प्रसिद्ध है या फिर सिकंदराबाद प्रसिद्ध है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 29वां नंबर का, है ना, 29वां नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो फिरोजाबाद है वो कांच की चूड़ियों के उद्योग के लिए फेमस है। ठीक है, उसके बाद आपको बताना है 30वां नंबर का सवाल है कि रेणुकूट, है ना, रेणुकूट क्यों प्रसिद्ध है? एल्यूमिनियम उद्योग के लिए, या फिर दुग्ध उत्पादन उद्योग के लिए, सिल्क उद्योग के लिए, या फिर सोने की खान के लिए? ठीक है, तो 30वां नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एल्यूमिनियम उद्योग के लिए रेणुकूट जो है वो प्रसिद्ध है। ठीक है, उसके बाद क्या है 31वां नंबर का सवाल, खेतड़ी स्थित मुख्य उद्योग कौन सा है ना, क्या खेतड़ी से संबंधित है ना, मतलब खेतड़ी स्थित एल्यूमिनियम उद्योग है, या फिर तांबा उद्योग है, इस्पात है, या फिर अखबारी कागज है? तो 31वां नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मतलब तांबा के लिए खेतड़ी स्थित मुख्य उद्योग है। ठीक है, उसके बाद आज का 32वां नंबर का सवाल है, 32वां नंबर का सवाल है, डिगबोई क्यों प्रसिद्ध है? पॉलीथीन के लिए, एल्यूमिनियम के लिए, पेट्रोलियम के लिए या फिर यूरेनियम के लिए? ठीक है, तो 32वां नंबर का जो सही आंसर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोलियम। डिगबोई जो है वर्तमान में भी अभी भी ये भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है, और जो वर्तमान स्थिति में भी अभी तक इसमें पेट्रोलियम का खनन किया जाता है। अभी भी भारत जो डिगबोई तेल क्षेत्र है वहाँ से तेल का उत्पादन कर रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है 33वां नंबर का सवाल है कि पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? क्या पोंग बांध सतलज नदी पर बनाया गया है, रावी नदी पर बनाया गया है, चेनाब पर बनाया गया है, या फिर व्यास नदी पर पोंग बांध बनाया गया है? तो देखिए 33 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यास नदी पर पोंग बांध जो है बनाया गया है। देखिए भारत में कितने डैम्स हैं, कहाँ कहाँ पे बनाए गए हैं, नदियों के बारे में भी आगे क्लास जैसे जैसे बढ़ती जाएगी सभी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे और विस्तार से बात करेंगे। मज़ीद आज हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, जो MCQ है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद 34वां नंबर का सवाल है कि भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है? क्या आंध्र प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में, या फिर तमिलनाडु में? है ना, तो 34वां नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर जो परियोजना है वो स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सुमेलित करना है
क्या गिर वन राजस्थान से संबंधित है ना। और उसके बाद देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, गिर वन, है ना, भरतपुर बर्ड सेंचुरी, बांधवगढ़ सेंचुरी या फिर और चौथा नंबर है काजीरंगा सेंचुरी। उसके बाद जस्ट इधर दिया है राजस्थान, मध्य प्रदेश, असम, गुजरात। तो इधर आप क्या दिया है, सेंचुरीज दिया गया है। उसके बाद आपको बताना है कि कौन सी सेंचुरी किस स्थान से परफेक्ट मिलती है ना। तो यहाँ पे चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका जो है कूट है यहाँ पे जो क्या बोलते हैं हमारा 35वां नंबर का कूट है, उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा कौन कौन सा सही सही परफेक्ट बैठ रहा है। ओके, सो उसके बाद देखिए अगला नंबर का सवाल है, 36वां नंबर का सवाल है कि फूलों की घाटी किस राज्य से संबंधित है। तो बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए फूलों की घाटी भारत में कौन से राज्य को कहा जाता है, क्या उत्तराखंड को कहा जाता है, कश्मीर को कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है या फिर मेघालय को कहा जाता है। तो 36वां नंबर का सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फूलों की घाटी यानी कि उत्तराखंड को कहा जाता है। उसके बाद आपको एक सवाल और पूछ रहा हूँ कि शांत घाटी भारत के किस राज्य को कहा जाता है। ठीक है, 37वां नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा एक सुमेलित नहीं है। क्या सुंदरवन पश्चिम बंगाल, भीतरकनिका उड़ीसा, है ना, पिछवरम तमिलनाडु, और उसके बाद है ना वेम्बा नद कर्नाटक। ठीक है, तो 37वां नंबर का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, 37वां नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना वेम्बा नद कर्नाटक से। उसके बाद देखिए 38वां नंबर का सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है, गोरखपुर में, सोनपुर में, मुगल सराय में या फिर वाराणसी में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, है ना, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गोरखपुर में भारत का सबसे बड़ा जो रेलवे प्लेटफॉर्म है वो स्थित है। ठीक है, तो 38वां नंबर का ऑप्शन ए सही, बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 39वां नंबर का सवाल है कि हमारी पृथ्वी सॉरी दोस्तों हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है। आपको बताना है कि हमारी जो आकाशगंगा है जिसका नाम मंदाकिनी है, आपको बताना है उसका आकार कैसा है, वृत्ताकार है, दीर्घ वृत्ताकार है, स्पाइरल है ना, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पाइरल है हमारी आकाशगंगा की आकृति। उसके बाद 40 नंबर यानी कि 40वां नंबर का सवाल है कि विज्ञान के किस क्षेत्र में आप वाइट ड्वार्फर, है ना, ड्वार्फर के बारे में सीखेंगे। तो विज्ञान के कौन सी शाखा में हम लोग वाइट ड्वार्फर के बारे में सीखेंगे, क्या खगोल शास्त्र में सीखेंगे, कृषि में, जेनेटिक्स में या फिर एंथ्रोपोलॉजी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 40वां क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि खगोल शास्त्र में हम वाइट ड्वार्फर्स के बारे में सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए 41वां नंबर का सवाल है कि मानक समय क्या होता है, किसी देशांतर का सूर्य के अनुसार समय या फिर देश के लगभग बीच से गुजरने वाला देशांतर का स्थानीय समय, ग्रीनविच औसत का समय या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 41वां नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि देश के लगभग बीच से गुजरने वाला देशांतर का स्थानीय मान है मानक समय। ठीक है, उसके बाद देखिए 42वां नंबर का सवाल है किसी एक स्थान का अक्षांश, है ना, किसी एक स्थान का अक्षांश निम्नलिखित में से किसका संकेतक है। ठीक है, क्या समय का संकेतक है, ऊंचाई का संकेतक है, वर्षा की मात्रा का संकेतक है या फिर तापमान का संकेतक है। तो 42वां नंबर का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना, 42वां नंबर का ऑप्शन नंबर डी, है ना, यानी कि तापमान का संकेतक है। ठीक है, उसके बाद देखिए 43वां नंबर का सवाल है कि ओजोन परत अवस्थित है। ठीक है, ओजोन परत अवस्थित है क्षोभ मंडल में, क्षोभ सीमा में, समताप मंडल में या फिर प्रकाश मंडल में। तो 43वां नंबर सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्षोभ मंडल अवस्थित है किसमें, समताप मंडल में। देखिए दोस्तों ऐसे ही करके हमने बहुत ही जल्दी थोड़ा टाइम लगा ज़रूर, लेकिन हमने 43 क्वेश्चन ओवरऑल कंप्लीट कर लिए। केवल जस्ट 7 क्वेश्चन और ही बाकी है जिसको हमें कवर करना है। तो पेशेंस बना के अगर आपने इस वीडियो को देखा तो आप सबको धन्यवाद, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ मैं कि आपने इतनी शिद्दत से इस क्वेश्चन को देखा। उसके बाद देखिए 44वां नंबर का सवाल है कि दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं, क्षोभ मंडल से, आयनन मंडल से या फिर क्षोभ सीमा से या फिर समताप मंडल से। तो 44वां नंबर का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आयन मंडल से जो दीर्घ रेडियो तरंगे हैं, है ना, वो परावर्तित होकर वापस चली जाती हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए 45वां नंबर का सवाल है कि गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, मंगोलिया में या फिर पश्चिम अफ्रीका में,
ठीक है, पश्चिमी अफ्रीका में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 45वां नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोबी जो है जो गोबी मरुस्थल है वो कहाँ स्थित है, मंगोलिया में। उसके बाद 46वां नंबर का सवाल है कि विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत या फिर भूतपूर्व सोवियत संघ, रूस। ठीक है, तो 46वां नंबर का जो सही आंसर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चीन, है ना। 46वां नंबर का सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जो चाइना है वो वर्ल्ड में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, उसके बाद हमारा 47वां नंबर का सवाल है, यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं कि रिंग ऑफ फायर से जुड़ी भूकंपीय गतिविधियों का संबंध किसके साथ है, प्रशांत के चारों का क्षेत्र या फिर मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र का या फिर मध्य अंटार्कटिका क्षेत्र का या फिर हिंद महासागर क्षेत्र का। ठीक है, तो 47वां नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रशांत के चारों ओर का क्षेत्र जो है रिंग ऑफ फायर से जुड़ी भूकंपीय गतिविधियों का मतलब के साथ संबंध है। ठीक है, उसके बाद 48वां नंबर का सवाल है ना, कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, एंडीज की, आल्प्स की या फिर हिमालय की या फिर पनी है ना पामीर की। तो 48वां नंबर का जो आंसर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। 48वां नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, है ना, यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंडीज जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। उसके बाद देखिए दोस्तों, जो है आज का अगला नंबर का सवाल है 49 नंबर का, कि विक्टोरिया जलप्रपात किससे संबंधित है, अमेजोन से, मिसौरी से, सेंट लॉरेंस से या फिर जैम्बेंजी से। तो विक्टोरिया जलप्रपात बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, है ना, डी, यानी कि जैम्बेंजी से संबंधित है विक्टोरिया जलप्रपात। ठीक है, और देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, मैंने आपको ऑलरेडी पिछले टाइम पे कराया था। तो देखिए सेम वैसे ही क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ आपको चेंजेस देखने को नहीं मिला है। जिसमें मैंने ऑलरेडी जो स्टार्टिंग में जो प्रैक्टिस सेट्स वगैरह शुरू किया था, ऐसी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे थे। ठीक है, तो जैसे बुक कंप्लीट होते हैं हम लोग फिर उस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, ताकि आपका प्रिपरेशन में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके। ओके, सो 26 आज का 50वां और सबसे लास्ट नंबर का सवाल है कि निम्न देशों में से किस देश की एक सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी है। क्या वो देश अर्मेनिया है ना, अज़रबैजान है या फिर कजाकिस्तान है या फिर तुर्कमेनिस्तान है ना। तो 50वां नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो अर्मेनिया है ना, अर्मेनिया जो अर्मेनिया देश की सीमा है वो कैस्पियन सागर के साथ नहीं लगती है। तो आई होप यार आज के जितने भी क्वेश्चन थे आप लोग को पसंद आए होंगे। अगर क्वेश्चन को देखने के बाद आपको लगता है कि आपके एग्ज़ाम जो है थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी, या फिर आप लोग को बिलीव होता है कि आप लोग इस बुक की सहायता से आप लोग एग्ज़ाम क्रैक आराम से कर सकते हैं, तो आप अगर तो इस बुक को परचेज़ कर लीजिए। बुक परचेज़ करने का सारा प्रोसेस जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाना है, तो उसको पढ़िए। और जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं वो व्हाट्सअप नंबर पे हाई करके जैसा भी है वो मैसेज करें, और 50 रुपीज़ जैसे आप ट्रांसफ़र करते हैं आपको बुक विदिन जस्ट सेकेंड में आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो फिर चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद, वंदे मातरम।